नमस्कार। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने देश की ऐसी बेटियों और महिलाओं से आपकी बातचीत कराएँ, आपको रूबरू कराएँ, जो समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं, अपनी श्रम से, अपनी निष्ठा से लगी हुई हैं और समाज में सुधार ला रही हैं। तो आज एक बेहद ख़ास ऐसी बेटी से धाकड़ बेटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनका नाम रोशनी परवीन है, ये बिहार में काम करती हैं। बाल विवाह जो एक कुप्रथा है हमारे समाज में, वैसे तो कानून इसको में प्रतिबंधित है, कानून भी तमाम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चली आ रही है। तो रोशनी परवीन की खुद शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। अब वो 25 साल की होने वाली हैं, लेकिन इस सफ़र के दौरान उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, उनका बच्चा भी हो गया, लेकिन वो हारी नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, हौसला नहीं हारा और साथ ही उन्होंने ऐसी तमाम जो चाइल्ड मैरेजेज़ होती हैं, बाल विवाह होते हैं, उनको करीब 20 ऐसे मामले रोकने में कामयाब रहीं। ये लड़कियों और महिलाओं की मदद करती हैं। आइए खुद रोशनी से समझते हैं उनके इस धाकड़ काम के बारे में। रोशनी नमस्कार, जुड़ने के लिए नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बेहद ख़ास बेटी हैं हमारे देश की, जो खुद एक बहुत मुश्किल के दौर से गुज़री हैं। आपकी 15 साल की थी तभी आपकी शादी हो गई थी और जिनसे आपकी शादी हुई वो 3 गुना ज़्यादा उम्र के थे। और आप पढ़ रही थी, 9वीं कक्षा में थीं और आप पढ़ना आगे चाह रही थीं। तो ज़रा बताइए पहले कि हुआ क्या था आपके साथ और कैसे आप इससे निकलीं? ओके, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमें इतनी बड़े मंच मिले ताकि हम अपनी बात रखें तो मेरी बातों से, मेरी स्टोरी से ताकि जो भी पीड़ित महिलाएँ हैं, जो भी युवा हैं, वो आगे आएँ। तो पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें जी, ये मौका मिला। जी, तो मैं अपना थोड़ा-सा परिचय दे रही हूँ। मैं रोशनी परवीन हूँ और एज अभी संगठन चला रही हूँ और साथ ही साथ मैं सुदूर ग्रामीण के किशनगंज जिले से सिमलवारी गाँव से हूँ। और मेरी परवरिश जो हुई है बहुत ही आर्थिक स्थिति के दयनीय के साथ हुई है, क्योंकि हमारा फ़ैमिली या हमारा समाज में इतना कोई ये नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतना सुधार हो। और साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई शुरू की और बस नाज़ुक-सी बच्ची थी और उसके साथ-साथ फिर जब मैं अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की हूँ और उसी के साथ मेरी 10th 9 पास आउट की थी और 10th में जाने वाली थी, तब तक शादी हो गई और शादी होने के दौरान फिर बहुत सारी चीज़ें आई क्योंकि शादी होने के दौरान खुद को भी नहीं पता, एक बच्ची होने के नाते खुद को भी नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब उस समय खेलने और कूदने के समय में एक बच्चियों को एक 3 गुना उम्र के साथ शादी हो जाती है, तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है। तो उस समय और अभी के जो युग है और पहले के जो दौरान थे क्योंकि आज से 2014 की बात करें तो इतनी मोबाइल में इतने लोगों में जागरूक नहीं थे, अभी जितने जागरूक हैं। तो उस समय ये चीज़ें भी मुझे नहीं पता था कि होता क्या है शादी के बाद। तो उसके बाद फिर मैरिटल रेप का अटेम्प्ट हुआ, साथ ही साथ फिर मैं बताऊँ कि घरेलू हिंसा का झेलना पड़ा। घर के ताने-बाने, समाज के ताने-बाने सारे सुनना पड़ा और उसके बावजूद वहाँ से निकलने के बाद किसी तरह जैसे ही वो हादसा हुआ, वहाँ से निकलने की प्रयास करने लगी तो फैमिली नहीं, कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि एक समाज के लिए वहाँ से निकल के आना और डिवोर्स लेना एक चरित्रहीन माना जाता है उनको, कि वो नहीं हुँ, कर सकती, क्योंकि हुँ, उनके शोहर ही उसके लिए सब कुछ है। हुँ। उनका मानना होता है गाँव में आज भी कि उनके शोहर ही उनके सब कुछ है, उनकी बातों पे मानसिकता चलना। ये बेटियों को उनके ज़हन में समा दी जाती है कि आप अगर शादी हो गई तो आपको वहीं पे ही रहना होगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ससुराल में मुश्किल झेलनी पड़ी आपको, कितने समय बाद बाहर आई और फिर घर में क्या हुआ? बताइए। फिर इसी 3 महीने के दौरान मैं उसी 3 महीने के दौरान वहाँ से घर वापस आई और आई तो सेकंड डे ही लेकिन 3 महीने ये प्रोसेस चला कि कैसे वहाँ रहना, यहाँ रहना, तो 3 महीने के बाद आई तो और मैं गई नहीं दोबारा। और इसी हुँ, दौरान मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हुँ, उस स्थिति में खुद को भी नहीं पता कि खुद को सँभालूँ या क्या करूँ? तो हुँ, ऐसे रास्ते और मोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट हुँ, गाँव की चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको देख लूँगी। तो फिर आगे देन के आगे बढ़ते गए और हुँ। स्टेप बाय स्टेप मैं छोटा-सा स्टेप लेते गई।
आपका बेटा बच्चा हुआ। हुँ। जी। तो आपने कैसे सोचा कि आप इतनी खुद छोटी उम्र की होंगी 16 साल की और हाथ में एक बच्चा, तो फिर क्या मन में ख़्याल आए? क्योंकि कोई भी महिला अगर सुन रही होगी आपको, क्योंकि वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय होता है कि अगर बच्चा हाथ में है, फिर कैसे आगे बढ़ें? उस समय क्योंकि एक बच्चा जच्चा को जन्म देना और वो बच्चा भी खुद कुपोषण का शिकार हो, तो मैंने सिर्फ़ उस समय ये सोचा कि क्योंकि परिवार को पता था कि ये नहीं रह सकती, इसका खर्च कौन उठाएगा? हुँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ से आने के बाद शादी होने के बाद गाँव में खर्च नहीं उठाते, तो खर्च कौन उठाएगा? पहला मेरा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये दिए कि मैं कमाना शुरू करूँ। अगर मैं हुँ, 2 रुपया लाऊँगी तो शायद उससे मैं अपनी खुद की परवरिश और बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ। तो हुँ, मैंने सब तरह की बातें ताना-बाना को दूर रख कर के मैंने ये फ़ोकस किया पैसा कमाने के लिए। और पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई कैसे किया जाए और साथ हुँ, में दोनों का परवरिश कैसे किया जाए। तो वहाँ से स्टार्ट किए सोचना और काम ढूँढने लगे। ढूँढते-ढूँढते मुझे पहले स्कूल में काम मिला, जो बच्चे पढ़ाने के लिए क्योंकि मैं ऐसा काम ढूँढ रही थी खुद में कि खुद को प्राउड बिल्कुल। समझूँ मैं, खुद को जी, एक समझूँ कि मेरी पढ़ाई से किसी बच्चों की भविष्य या कुछ मैं ऐसा करूँ जिसकी भविष्य बन सके। तो तभी से मैं ये सोचने लगी और मैं सोची कि ठीक है मेरी अगर गलती है इसको तो ये बच्चा ने क्या कसूर है? इस हुँ, मासूम की क्या इसमें है उनको पता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ या उनकी घटना को तो नहीं पता तो उसको क्यों दोष दूँ? क्यों ना जी, हम इसके लिए कुछ करें? तो वहाँ से काम स्टार्ट किए फिर। हुँ। तो स्कूल में आप क्या करने लगीं? छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थीं, क्या कर रही थीं? अरे वाह! तो स्कूल इसका में मतलब जी, 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 जी। चुनौती ये आई क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई पढ़ने वाली एक छात्र और प्राइवेट जी, में पढ़ाना उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। हाँ, और उस समय नर्सरी क्लास के यूकेजी, एलकेजी के बच्चों को सिर्फ़ मतलब आ पढ़ाना। तो मैंने हाँ। जब भी इंटरव्यू दे रही थी तब इतना ही पढ़ाने की कोशिश कर रही थी जितना मुझ में आती है। जी, जी। तो ये था। नहीं, ये साधुवाद उन लोगों को जिन्होंने आपको एक छोटी-सी उम्र में नौकरी भी दी, क्योंकि उन्होंने आपकी परिस्थिति भी समझी होगी कि ये लड़की अगर ये बच्ची अगर खुद पढ़ाना चाह रही है, छोटी उम्र में माँ बन गई है, तो हमारे समाज में ऐसे नेक लोग हैं। तो अब आगे बताइए कि जब आपको नौकरी मिल गई, फिर आगे चुनौतियाँ आई क्योंकि इसके बाद आपने एक समूह बनाया, आप कुछ संस्थाओं से जुड़ी, आपने 20 ऐसी बाल विवाह को रोका भी है, जो महिला ट्रैफिकिंग होती है उसको भी आप रोकती हैं। आपको स्विट्ज़रलैंड में यूएन का एक सम्मानित भी किया जा चुका है। तो थोड़ा वो जर्नी के लिए बताइए। आपने अपने को और अपने बच्चे को सँभाला, नौकरी आपके हाथ में आ गई, फिर आगे कैसे बढ़ी बताइए? फिर वहाँ से बहुत चंद पैसा मिलने लगा ₹1500 तो फिर मैंने सोचा इतना से तो नहीं चलने वाला है। क्यों ना अपना हुँ, पढ़ाई को जारी रखूँ क्योंकि हुँ, 2016 में मैंने इंटर किया और 2020 में ग्रेजुएशन की। तो उसी दौरान मुझे 2016 में मैंने सोचा कि क्यों ना जॉब चेंज किया जाए। तो हुँ, कुछ अच्छा और भी हम कमा सकते हैं। उससे क्योंकि गाँव से बाहर निकल के आना, चीज़ों को देखना वो मैं ऑब्ज़र्व करने लगी। और मेरी रास्ता एक ही लक्ष्य था कि हमको कुछ करना है अपने लिए। तो उस समय ही मैंने सोचा उसके बाद फिर मुझे 2018 में मौका मिला। रास्ते से मैं स्कूल से पढ़ा के आ रही थी तभी एक मतलब एक फरिश्ते ही कहूँ कि वो जा रहे थे ऑफ़र आया कि चाइल्ड लाइन में काम करोगी? तो मैंने कहा ठीक है मैं इसके बारे में जानूँगी। आई तो देन की 2018 में मैं चाइल्ड लाइन जॉइन की हुँ, और फिर वहाँ पे जब मैं काम शुरू की तो क्योंकि चाइल्ड लाइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो अपने आप को भी निखार सकते हो और वहाँ बच्चों के राइट्स को जान सकते हैं। तो और हुँ, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, तो मुझे एक मौका मिल गया और हुँ, मैंने वहाँ अच्छे से मतलब फ़ायदा भी कहूँ अपने आप की स्किल्स को भी मैंने डेवलप की। और वहाँ बहुत से मैं जितनी भी प्रशासन हुँ, से लेवल से कहूँ क्योंकि हुँ, उस समय बच्चे रात में चाइल्ड मैरेज हो जाना या फिर बच्चों का गुम हो जाना ज़्यादातर होता था उस समय। एक अफ़वाह भी हुँ, फैली थी बच्चे लापता हो जाते हैं, तो ये सब होते थे तो उस समय रात के 12 बजे भी ड्यूटी होता तो जाना पड़ता था देन के हम जीआरपी के साथ, आरपीएफ के साथ काम करें, तो बहुत एक्टिवली अपने आप को दिखाने लगे। तो वहाँ से फिर काम करते-करते मैं सोची क्योंकि बहुत कम मानदेय वहाँ पे भी थी, 8000 था और फिर सोची कि मैं तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें सिर्फ़ मैं एक ही नहीं हूँ, हज़ारों रोशनी अभी दबी कुचली-सी है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? फिर 2021 में मैंने ग्रेजुएशन होने के बाद
वहाँ से जॉब रिज़ाइन दी। फिर मुझे यूनिसेफ का पता चला कि यूनिसेफ एक प्रोग्राम है, जिसमें संस्था है जिसमें बच्चों के लिए काम करते हैं और यूथ के लिए। तो फिर मैं और जब वहाँ देन की अपना रिज़्यूम भेजी तो उन्होंने कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, आपको बाहर। तो ये मेरे लिए और बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि एक ग्रामीण की बच्ची बाहर जाके काम करना, वैसे ही इतना कुछ चल रहा है, खलबली मच रही है, हुँ, हुँ, इतने हुँ। दर्द में ऑलरेडी है और फिर जी। बच्चों को छोड़ के जाना, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। लेकिन उस समय मैं मानूँगी महिला हेल्पलाइन की थी, वो मैडम थी, तो उनको देखी मैं तो लगा कि नहीं, लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही है। तो तब से अपने आप को दूसरों को देखते-देखते मैं ऑब्ज़र्व करते-करते फिर वहाँ जॉब के लिए गई खगड़िया। और खगड़िया हुँ, गई तो वहाँ पे बच्चों के साथ महादलित टोला में काम करने का मौका मिला और हुँ, वहीं पे बच्चों का बहुत चाइल्ड मैरेज हो रहा था। तो उसमें हुँ, मैंने गवर्नमेंट का सहयोग से बहुत सारी कम्युनिटी भी गठन की और समूह भी बनाए और 12 चाइल्ड मैरेज वहाँ रोकी मैंने। तब हुँ, यूनिसेफ को तब लगा कि ये अच्छी काम कर रही, तो फिर मैंने 2022 में वहाँ रिज़ाइन दे दी। मैंने कहा कि मुझे नहीं करना जॉब, मुझे कुछ करना है। अपने जिला के लिए। फिर देन की 2022 में वापस आई और वापस आने के बाद मैं यहाँ इंडिविजुअल काम करने लगी। मुझे अब कोई सैलरी नहीं मिल रहा था, मैं इंडिविजुअल काम करने लगी कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तब भी मैं अपने अंदर में संतुष्टि नहीं थी, सैटिस्फाइड नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैं हुँ, दूसरों के लिए कुछ कर पा रही हूँ? सिर्फ़ अपना परवरिश हो रहा है बच्चों को, लेकिन जो और दलदल में फँसे उसके लिए क्या कर रही हूँ? तब मैं इंडिविजुअल काम करने लगा, तो उसी बीच मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला चेंज डॉट ऑर्गनाइज़ेशन। अच्छा। उसमें मैंने अपना नॉमिनेशन भेजा, उसमें बाल विवाह के खिलाफ मैं कैंपेन चला रही हूँ। तो वहाँ अलग-अलग महिलाओं से मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी और उसके बाद फिर मैं बैंगलोर के प्रशिक्षण में भाग ली और भाग लेने के हुँ, बाद वहाँ अलग-अलग महिलाओं से मिली, लगभग 38 महिला आए थे। तो उनको मैंने चीज़ें बताई, तो उनको लगा कि नहीं, ये रियल है और अभी भी ऐसा हुँ, है, तो ये हुँ, क्यों है? तो उन हुँ, लोगों ने फिर सपोर्ट तरीके से एक बोलते हैं ना कि महिलाओं में भी आज भी इतने आत्मसम्मान है कि वो दूसरों को कंधे देने के लिए अपना कंधा हाज़िर रखते हैं। तो फिर हुँ, उन्होंने वहाँ से मुझे बहुत सारे लोग मिले, तो फिर जब जेनेवा की बात चल रही थी यंग एक्टिविस्ट समिट की, तो उन्होंने नॉमिनेशन बहुत सारे लोगों के हमारे टीम से भेजा गया, तो उन लोग ने हमें सेलेक्ट किया। तो हम ये अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार समझो और खुद के काम पे और खुद पे विश्वास करती रही कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, तो ताकि हम बिल्कुल। समाज में हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, रोशनी जी। अब आप ये बताइए कि आप अपने दम पर अब काम कर रही हैं। क्या कारण आप देखती हैं बाल विवाह के पीछे? क्या गरीबी, आर्थिक स्थिति या कुछ एक सांस्कृतिक या परंपरा के तौर पर या सोच के तौर पर रूढ़िवादी सोच के तौर पर ये चली आ रही है? क्या पाया है आपने? ज़्यादातर तो आर्थिक है, उसके हुँ, बाद ये रूढ़िवादिता भी सोच है, क्योंकि हमने ये देखा कि ग्रामीण में तो आर्थिक स्थिति है, हुँ, लेकिन अगर बढ़ावा भी मिलता है ना, तो रूढ़िवादिता सोच पे भी। तो कुछ हुँ, लोगों में आर्थिक स्थिति तो सही है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को 10 तक पढ़ा कर के शादी करा देते हैं। क्योंकि हुँ, बच्चे को क्योंकि उसमें उस समय तुरंत ही जेंडर इक्वालिटी की भेदभावना उसके अंदर खुद आ जाती है। तो हमने हुँ, ये भी देखा कि रूढ़िवादिता सोच भी है, आर्थिक स्थिति भी दयनीय होने के कारण होते हैं, ग्रामीण में जो होते हैं और हुँ। जो शहर में होते हैं तो ये रूढ़िवादिता सोच के कारण होते हैं। ये 2 बिल्कुल, पाया। बिल्कुल। तो रोशनी आप क्या बताएँगी लोगों को क्या सुधार कैसे लाया जाए? क्योंकि देखिए चाइल्ड मैरिज ये बाल विवाह तो हमारे यहाँ कानून है, इसको लागू नहीं है, इस पे सज़ा होती है, बावजूद इसके ये कई राज्यों में चल रहा है। राजस्थान से खबर आती है, आप बिहार में काम कर रही हैं, कई क्षेत्रों में आप वहाँ पे बिहार के कई इलाकों में कर रही हैं। तो ज़रा ये बताइए किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? या किस आपकी रणनीति क्या है? नहीं, हमें पहले तो ज़रूरत इस चीज़ की खुद को समझने का। हम सभी जितनी भी माँ है, अभिभावक हैं, जो भी है, सबको हम यही कहना चाह रहे हैं कि पहले हम खुद को समझें और हमारे बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इस चीज़ पे विचार करें। अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं देन कि उसको पढ़ने दिया जाए, वो पढ़ेंगे तभी हम बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद अगर वो शादी भी कर रहे हैं तो उन्हें हर एक चीज़ की वो अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं मिलती है। हम तो यही कह क्योंकि आज तक भी डेटा उठा के देखूँ तो डेटा में कुछ और है, लेकिन आज भी ग्रामीण में चाइल्ड मैरिज हद से ज़्यादा होती है।
बहुत ज़्यादा हुँ, होती है। तो हुँ, सरकार की भी जो सिस्टम बनी हुई है ना, उस पे भी थोड़ा हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे हुँ, कमिटी बनी हुई है सीपीसी का, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी का, उस कमिटी में भी हम अगर लागू करें सही से, तो हमारा उस पे कम अभाव हो सकता है कि लोग को जागरूक हो सकते हैं। लोग संविधान के बारे में लोगों को नहीं पता, बल्कि हुँ। मुझे खुद नहीं पता था संविधान में क्या-क्या लिखी हुई है। ये चीज़ डिटेल्स में उन्हें बताने की भी ज़रूरत है। तो ये जागरूकता की कमी है और साथ ही साथ उन्हें उन ख़यालों से निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ख़्यालों से आपने मैं पढ़ रही थी आपके बारे में लिखा है कि आपकी एक रणनीति है, 5 सूत्री कार्यक्रम है कि कैसे जो बच्चों का सिलेबस है उसमें बताया जाए और जो थोड़े कानून हैं चाइल्ड मैरिज के शायद उसको और थोड़ा मज़बूती से लागू किया जाए। आप खुद प्रशासन के साथ भी काम करती हैं ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, है ना? जब ज़रूरत पड़ती है। अ, जो जिन बच्चों से आप मुलाकात करती हैं या जब आप प्रशासन की मदद चाहती हैं, तो क्या वो आपको पर्याप्त मदद मिल पाती है? समय पर मिल पाती है क्या? देखिए, समय-समय पे तो मिल जाती है, प्रशासन की हुँ, सहयोग मिलती है क्योंकि प्रशासन की एक ऑलरेडी कमेटी गठन है। कैसे हम एसडीएम को, बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को और उनके जो सदस्य हैं, पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनको इन्फॉर्म करने के साथ-साथ फिर टीम गठित होता है, उसके बाद हम हुँ, रोक पाते हैं। लेकिन अगर हमारे कानून में ये हम जब कैंपेन भी चला रहे हैं, तो उसमें यही मेरा चैलेंजेस है कि किसी को पदभार नहीं दिया जाए। हम एसडीएम सर को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने जिला के सारे काम हैं और प्लस फिर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी। तो उसपे ज़्यादा नहीं काम हो पा रहा, हो तो पा रहा, सहयोग मिल रहा है, लेकिन अगर इसके लिए स्पेशली एक हो पर्सन, तो शायद हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से रोक सकते हैं। और हुँ, हमने ये भी चैलेंजेस किया कि जो स्कूल के सिलेबस है हुँ, उसमें बाल विवाह और जैसे बच्चों के राइट्स, वुमेन्स राइट के बारे में उसपे उनको बताना बहुत ज़रूरी है और उसके हुँ, लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अभी के हुँ, दौर में ताकि उनकी जानकारी हो। ये मैंने चैलेंजेस भी किए हैं कि ये होना चाहिए रणनीति में हमारे हुँ, तरफ से ये दोनों है और साथ ही साथ जो कमेटी बनी हुई है, जो पीआरआई मेंबर है, उनको अलग-अलग ट्रेनिंग होना चाहिए इस पे, वुमेन्स राइट हुँ, पे, चाइल्ड राइट पे। तभी हम अगर पीआरआई मेंबर को पकड़ते हैं और पीआरआई मेंबर सुदूर ग्रामीण से आती है और हर एक वार्ड में एक पीआरआई मेंबर है। अगर हम एक पंचायत की बात करते हैं तो उसमें 14 से 15 गाँव होते हैं और 15 गाँव की एक जनप्रतिनिधि होती है। और उस जनप्रतिनिधि को उस घरों के, उस वार्ड के सारी चीज़ उनको पता होती है। तो हम अगर उनको सशक्त बनाएँगे, उन्हीं के द्वारा उन चीज़ों को लाया जाए तो हमें लगता है इसके ज़्यादा कम अभाव हो सकता है, कम हो सकता है और भी ज़्यादा। तो ये 3 रोशनी चीज़ें। जी, जी। रोशनी एक चीज़ और अंत में ये पूछूँगी आपने बोला कि जब आपका दौर था 2014 का जब आपकी शादी हुई और अब में बहुत अंतर आ गया है, मोबाइल फ़ोन से लोग जागरूक हो गए हैं। हालाँकि शिक्षा में, पढ़ाई में भी महिलाओं के जो अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार हैं, वो शामिल करने की आप बात कह रही हैं। लेकिन आपने क्या समाज में जो एक कपित सत्तात्मक सोच है ना? उसमें कुछ बदलाव पाया है? क्योंकि पुरुष प्रधान है हमारा समाज, आज भी है। चाहे हम गाँव की बात करें, चाहे हम शहरों की बात करें। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम होगा, लेकिन ये एक हकीकत है हमारे समाज की जो है। क्या आपने उस 2014 से अब तक जिस तरह से फ़ोन सबके हाथ में आ गए हैं या पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, कुछ बदलाव देखा है? क्या इस सोच में बदलाव आया है? क्या घर-बार अपने जो आपका इलाका है, वहाँ पे अपनी बेटियों को ज़्यादा समर्थन करते हैं? क्या कहेंगे आप? जी। नहीं, समर्थन होता है, लेकिन 100% में 2% मानेंगे। ये इसलिए क्योंकि मैं 2018 से जब काम करना शुरू किया और मुझे 2022 में विश्व युवा सम्मेलन में पहली भारतीय के रूप में जब चुना गया और वहाँ हुँ, से कुछ अवार्ड मनी मिला, तो मेरा हमारा जिला नहीं पूरे भारत के लिए गर्व की बात थी। अगर यही चीज़ मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी फैमिली या फाइनेंशियल सपोर्ट में होती, तो आज इस स्थिति में नहीं होती। मुझे लगता है हुँ, सबकी सपोर्ट मिलती, सहयोग मिलती यहीं पे तो ये चीज़ नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जब मैं वहाँ से आई तो मुझे अवार्ड में नहीं मिला तो मुझे बोला क्या करना है इसके लिए आपको? तो मैंने कहा हुँ, नहीं मुझे प्रोजेक्ट चलाना है और मैं बच्चों के लिए इस अवार्ड मनी से काम करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। तो जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो पहले संगठन बनाई जनता एक्सप्रेस वेलफेयर फाउंडेशन। उसमें उसके दौरान मैंने 60 से अधिक अभी मेरा टोटल 70 बच्चों को मैंने चाइल्ड मैरेज से रोका और 100 अरे से वाह! अधिक
100 से अधिक लोगों को मैंने इंदिरा आवास, जितने भी सरकारी योजना है उनसे जोड़ा। उसके साथ ही साथ मैंने 200 से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा। तो स्कूल से जब जोड़ना स्टार्ट की ना, तो मैं अपने गाँव से शुरू की। और वहाँ पे मैंने जब बात किया ना, तब नहीं सुन रहे थे। अभी मेरे गाँव में ही मेरे साथ कम से कम 25 महिलाएँ और लड़कियाँ जुड़ी हुई है, जो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट है। और उसके कोई चाइल्ड मैरेज विक्टिम है। रियल में हमारे गाँव की एक ऐसी लड़की है, 19 साल की है। वो उसकी चाइल्ड मैरेज हुई, हस्बैंड डेथ कर गया। और उससे जब मैंने कहानी सुनी, उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम सिलाई सीखो, क्योंकि उनकी पढ़ाई रुक गई और पढ़ाई हो नहीं पाई, तो उसको वो आत्मनिर्भर बन गई अभी सिलाई सीख करके। और सिलाई हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। हम उससे हुँ, कोई पैसा नहीं ले रहे। तो हमारे साथ इस तरह से 2 सिलाई सेंटर है, जिसमें 70 महिलाएँ हैं। पहले तो आती नहीं थी क्लास, और अभी जो कंटिन्यूअसली आने लगी ना, और एक अलग ही अटैचमेंट उनके साथ बने, तो लगता है कि नहीं, बदलाव तो हो रहे हैं। लेकिन अच्छा। उसके माइंड में जो ये सोच है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। लगभग हुँ, 50 बार उनसे मैंने बात किया, तब जाके ये खुल के आ रही है चीज़ें। तो ये हो बिल्कुल पा तो रहा है। हाँ, तो महिलाओं में तो बदलाव आ रहा है, लेकिन जो समाज है उसमें बदलाव आप कह रही हैं वो बहुत धीरे-धीरे हुआ है। फ़ोन आ बहुत गया, सब धीरे-धीरे कुछ आ है। गया, है ना? बहुत धीरे। हुँ। चलिए आपने कितना बेहतरीन काम किया, आपने बच्चों को स्कूलों से जोड़ा, महिलाओं को आप एक स्किल ट्रेनिंग दे रही हैं और साथ में आपने इतनी ज़्यादा चाइल्ड मैरेजेज़ को बचाया है, म लड़कियों की ज़िंदगी को मुश्किल में होने से आपने बचाए, बहुत ही नेक काम है, रोशनी परवीन आपका। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप हमारे देश की धाकड़ बेटी हैं और समय निकालने के लिए और जिस तरह से आप अपने इलाके में इतना काम कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। नमस्कार। धन्यवाद। मैम, एक बात जोड़ना जी। चाहेंगे। जी, 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 जी। मैं बस जो भी सबसे ये सहयोग भी करना चाहूँगी कि हाँ। हमारा जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है। हुँ, और हम उनके सहयोग करने के लिए हमें जितने भी लोग हैं वो सपोर्ट करें, ताकि हम अपने लिए नहीं, मैं उनके लिए जी रही हूँ। उनके हुँ। सपोर्ट के लिए वो खुद आके भी उनको सपोर्ट कर सकते, बहुत मतलब लोगों को ज़रूरत की है। तो हम कैसे चाहेंगे संपर्क कि करें आपसे? हमारा संगठन की भी क्या बोलते हैं, अकाउंट है। अगर हाँ, नहीं हो पा रहा है, तो देन कि मेरे गाँव में आकर के जिसको ज़रूरत है, उसको भी हाँ। खुद वो संपर्क कर सकते हैं आकर के मेरे जी, माध्यम से। मैं उनसे मिला जी, दूँगी कि इन जी, ये नीडी है, तो ये भी कर बिल्कुल। सकती हूँ। बिल्कुल, आपका नंबर हम वेबसाइट पे जब ये कार्यक्रम डालेंगे, शेयर करेंगे, तो लोग आप पे संपर्क करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रोशनी परवीन जुड़ने के लिए और वाक़ई में अगर हाथ जोड़ने हैं, मज़बूती लानी है, तो सबको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।